नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी कुमार भारती पार्ट 3 नाम चर्चा का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न लेखनीय से हमने लिया है। अब ये प्रश्न आपकी किताब में कहाँ पर है, तो ये देखिए, ये है आपकी किताब और इसमें ये है आपका प्रश्न। कौन से पेज नंबर पे है, तो पेज नंबर 12 पे है। प्रश्न क्या है कि आपके घर में होने वाले नामकरण कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र बनाइए। यानी आपके घर में क्या होने वाला है, नामकरण होने वाला है। ठीक है, नामकरण का एक कार्यक्रम होने वाला है, तो उसी का आपको निमंत्रण पत्र बनाना है। निमंत्रण पत्र मतलब क्या होता है, किसी को आज्ञा देना कि आइएगा, हमारे घर में नामकरण होने वाला है, आप कृपया करके हमारे घर पे पधारिए, आइए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे एक निमंत्रण पत्र तैयार किया हुआ है। सब कुछ इसमें लिखा गया, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं है। ठीक है, तो कैसे हमने लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता है तो आप वैसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस दिया गया है। ठीक है, दिनांक है 15 अगस्त 2019। महोदय क्या कहते हैं, सुनिए, हमारे पुत्र गिरीश शर्मा को 16 अगस्त 2019 के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इस नवजात शिशु का नामकरण संस्कार 19 अगस्त 2019 को 8 बजे से प्रातः प्रारंभ होगा। इस शुभ अवसर पर आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अभी कार्यक्रम देख लीजिए, तो 8 बजे से 10 बजे तक पूजा पाठ होगा, 9 बजे नामकरण होगा, 11 बजे से 12 बजे तक मंगल गीत होंगे और 1 बजे से प्रतिभोजन। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम में अवश्य पधारे तथा नवजात शिशु को आशीर्वाद दें। आपका मनोहर शर्मा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग निमंत्रण पत्र बना सकते हैं। आगे देखते हैं, तो अभी आगे से हम लोग स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय में जो भी प्रश्न दिए गए हैं ना, उनके उत्तर हम देखेंगे। लेखनीय में जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर तो हमने देख लिया है। अभी स्वाध्याय हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें पहला है कि तालिका पूर्ण करो, मतलब ये जो टेबल दिया गया था, दिस वन, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने इसको पूर्ण किया है। क्या है, प्रश्न क्या है कि व्यक्ति और उनके बच्चों के लिए सुझाए गए नाम। तो व्यक्ति कौन, कश्मीरी व्यक्ति, नाम क्या, गुलाबो। पंजाबी व्यक्ति वेलकम और फेयरवेल। उत्तर भारतीय व्यक्ति कोलाहत और शोर मचावन। ठीक है, कोलाहत और शोर मचावन। लेखक के मित्र का मित्र दुर्ललित, प्यारूमल और सताऊमल। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे नाम सुझाए गए हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है यहाँ पे कृति पूर्ण कीजिए। क्या दिया गया है कि लेखक द्वारा नामों का वर्गीकरण। तो देखो यहाँ पे पहले आप इस गोले में क्या लिखोगे, फर्मों के उपयुक्त नाम और नेताओं के उपयुक्त नाम। आगे चलते हैं, तो नाम को लेकर किए गए आग्रह कौन कौन से, संतान के सौंदर्य स्वभाव के अनुरूप नामकरण और व्यवसाय के अनुसार नामकरण। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कारण लिखिए। इसमें पहला है कि चौथे मकान में रहने वाले पड़ोसी परेशान थे। क्यों परेशान थे, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के स्वभाव के अनुकूल नामकरण के लिए कोई नाम नहीं मिल पा रहा था। दूसरा, लेखक को बुद्धिमान मास्टर साहब कहा गया क्योंकि उन्होंने उसके स्वभाव आदतों को प्रदर्शित करने वाला नाम शोर मचावन सुझाया। अगला है प्रश्न तीसरा, इससे प्रदेश के लोगों की लेखक से अधिक नहीं निभती क्योंकि दूसरे प्रदेश के लोग लेखक का पंजाबी अक्खड़पन कम ही सहते हैं। चौथा है, लेखक की बुद्धि चक्कर खा गई क्योंकि लेखक ने अपने जिस पंजाबी पड़ोसी को वेलकम नाम उनके बेटे के लिए बताया था, उन्होंने इस नाम को अपनी बिल्डिंग के लिए भी चुन लिया। ठीक है, तो ये हो गया, देख लीजिएगा एक बार। अब उसके बाद अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द अलग करके लिखिए। इन्हीं शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्द बनाइए तथा वाक्य में प्रयोग करके अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपको क्या करना है, सुनिए, यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। ठीक है, ये सब आपको बताना है और फिर उन्हीं शब्दों का यूज़ करना है आपको उपसर्ग या फिर प्रत्यय युक्त शब्द बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे किया हुआ है। जैसे सूर ऊंची,
तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, रुचि। और उपसर्ग क्या है, देखो उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के आगे लगाया जाता है, जैसे कि सु क्या हो गया, उपसर्ग। ठीक है, अभी यहाँ पे शब्द हमने बनाया है सुरुचिपूर्ण। ठीक है, देखो ये क्या था, सुनिएगा ध्यान से, ये इसमें सु क्या था, उपसर्ग था। ठीक है, ये शब्द था, तो अभी इसी को हमने प्रत्यय युक्त शब्द बना दिया। ठीक है, तो सुरुचिपूर्ण हो गया। वैसे ही राष्ट्रीय है, तो मूल शब्द यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा, और ईय क्या होगा, प्रत्यय। देखो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में मतलब आखिर में लगाया जाता है, और उपसर्ग क्या होता है, जो शुरू में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे शब्द बना दिया हमने अंतरराष्ट्रीय। उसी प्रकार से अतिरिक्त का भी है, तो रिक्त और अति, उपसर्ग अति है और रिक्त तो मूल शब्द है, जैसा कि आप लोग जानते हो। यहाँ पे शब्द हमने बनाया अतिरिक्तता। दृष्टिहीन, दृष्टि मूल शब्द है, हीन क्या है, प्रत्यय, और दृष्टिहीन हो जाएगा ये शब्द। प्रतिवर्ष, वर्ष प्रति, देखो वर्ष क्या है आपका, मूल शब्द है, और उपसर्ग है आपका प्रति, प्रतिवार्षिक। वैसे ही शिष्टता का भी है, और उसी के बाद अमूल्य का भी है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद आगे भी है, इतना तो है, मतलब बहुत सारे शब्द है ना। ठीक है, तो इतने शब्दों का तो हमने कर लिया। अभी आगे भी कुछ शब्द है, जैसे कि प्रभाती, तो प्रभात और ई, सुप्रभाती। फिर क्या है, असंतुष्ट, तो संतुष्ट ये मूल शब्द है, और क्या है आपका, है आपका उपसर्ग। ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से अगला भी है व्यवसायिक, तो व्यवसाय इक क्या है आपका, प्रत्यय। समझ में आया, तो आप लोग ऐसे करके अपना ये जो काम है आप कर लीजिएगा। और फिर इतना तो हो गया, इतना तो हमने अच्छे से कर लिया, लेकिन अभी आपको वाक्य प्रयोग भी करना है, यानी ये जो शब्द है ना, इनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। जैसे कि ये है सुरुचिपूर्ण। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने, सुरेश का कमरा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। उसी प्रकार से ये जो शब्द हमने लिखे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो राष्ट्रीय का यूज करके हमने वाक्य बनाया है। देखिए, हम सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अतिरिक्तता, तो जीवन के साधनों की अतिरिक्तता हमें गलत राह पर ले जाती है। फिर दृष्टिहीन है, देखो यही सारे शब्द हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, सुरुचि, अतिरिक्तता, मतलब यही सारे शब्द हैं, दृष्टिहीन, प्रतिवार्षिक। तो इन्हीं का हमने वाक्य प्रयोग किया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एक एक पढ़ करके बताऊं। आप एक काम करो, ऐसे एक ही बार में सब देख लो। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है, अभिव्यक्ति। इसमें क्या दिया गया है कि व्यक्ति की पहचान नाम से नहीं गुणों से होती है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। तो यद्यपि कहा गया है कि यथा नाम तथा गुण, इसलिए लोग अपनी संतानों के अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, किंतु यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है। अपनी अपनी संतानों का नाम तो लोग कुछ भी रखते हैं, जैसे कि आँख के अंधे का नाम क्या रख दिया, नयनसुख। तो अब आप ही बताओ कि आँख का जो अंधा है उसको नयनसुख कैसे मिल सकता है ना। तो भला जरा आप ही सोचिए कि आँख के अंधे को नयनसुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए यह बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं उसके गुणों से होती है। कभी कभी लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, किंतु उनका नाम उनके घर वाले जज, कलेक्टर, दरोगा आदि रख लेते हैं। व्यक्ति समाज में अपने सुंदर नामों से नहीं जाना जाता है, वह समाज में जाना जाता है अच्छे कर्मों से। समाज में उसकी पहचान उसके कार्यों से ही होती है। अब उसके बाद ये तो आपने देख लिया, एक बार देख लीजिए पूरा एक साथ। भाषा बिंदु आ जाता है, तो भाषा बिंदु आपको कब आएगा, जब आपने व्याकरण पढ़ा रहेगा तभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे काल है, तो काल अगर आपने पढ़ा है तभी आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए वो समझ में आएंगे। तो प्रश्न क्या है कि कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्य का काल परिवर्तन कीजिए। देखो कोष्टक में सूचना दी गई है, तो उसी प्रकार से आपको काल परिवर्तन करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, आवाज़ अवरुद्ध होती जा रही थी, इसे आपको कन्वर्ट करना है, मतलब परिवर्तित करना है सामान्य भूतकाल में। तो कैसे करेंगे, देखिए आवाज़ अवरुद्ध हो गई, ये क्या हो गया इसका सामान्य भूतकाल। इस वाक्य का सामान्य भूतकाल ये है। ठीक है, अगला, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, पूर्ण वर्तमान काल में इसको चेंज कर दीजिए। तो मेम साहब को पर्दे पसंद आए हैं, ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अगला है कि मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है, सामान्य भविष्यकाल में चेंज करो। तो मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण क्या होगा, दोहरा होगा।
अगला, एक साथ काम पर आएंगे और एक साथ वापस घर लौटेंगे, पूर्ण भविष्यकाल में चेंज कर दो तो उत्तर देखो, एक साथ काम पर आ चुके होंगे और एक साथ वापस लौट चुके होंगे। अगला, आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं, पूर्ण भूतकाल में चेंज करो तो आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़ते थे। अगला प्रश्न है कि बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था, अपूर्ण वर्तमान भूतकाल में इसको चेंज कर दो तो बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आ रहा था। अगला है कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालूंगी, तो अपूर्ण वर्तमान काल में इसको चेंज कर दो तो मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डाल रही हूँ। ठीक है, फिर अगला है मैं एक चीज़ पर लिखना शुरू करती हूँ, अपूर्ण भविष्यकाल में इसको चेंज करो तो मैं एक चीज़ पर लिखना शुरू कर रही हूँगी। ठीक है, अगला है कि आकृति में दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो ये प्रश्न आपको मैं टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ, ये देखिए, नीचे आते जाइएगा। तो देखो आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर देखो एक वाक्य दिया गया है, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा था। तो इसका काल लिखना है कि ये कौन सा काल है और फिर यहाँ पे जो सूचना दी गई है ना उसी के अनुसार आपको इसको चेंज करना है। जैसे कि इसी वाक्य को आपको सामान्य वर्तमान काल में भी परिवर्तित करना है, फिर सामान्य भविष्य काल में भी, पूर्ण भविष्य काल में, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी करना है। तो देखिए हमने पूरा किया हुआ है एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो वाक्य है ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल में है। ठीक है, अभी इसे आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है तो क्या हो जाएगा, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आता है, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। सामान्य भविष्य काल क्या होगा, तो बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आएगा। पूर्ण भविष्य काल क्या होगा, तो बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ चुका होगा। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल क्या हो जाएगा, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया है। सामान्य भूतकाल क्या होगा, तो बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है। फिर पूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया था। पूर्ण भविष्यकाल क्या हो जाएगा, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा होगा। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी कठिन नहीं। अगर आपने काल एक बार पढ़ लिया ना हिंदी व्याकरण में काल, तब तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। मतलब आप खुद से ही कर पाओगे। एक वाक्य आपको दिया जाएगा और उसको आपको बोला जाएगा परिवर्तित करने के लिए, चाहे जिस भी काल में आप कर पाओगे अगर आपने ये काल पढ़ा रहेगा तो। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता मत करो। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो अभी आगे देखते हैं उपयोजित लेखन। इसमें क्या है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। अभी ये जो परिच्छेद दिया गया है इसे आपको पढ़ना है और फिर आपको ऐसे 5 प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में ही हो, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़िएगा। क्या दिया है एक बार पढ़ते हैं कि महर्षि कर्वे के बारे में दिया गया है कि महर्षि कर्वे 105 वर्ष तक जीवित रहे। जब देश भर में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई तो मुंबई की एक सभा में नेहरू जी ने कहा था, क्या कहा था, कि आपके जीवन से प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त होती है। आपका जीवन इस बात की बेमिसाल कहानी है कि एक मानव क्या कर सकता है। मैं आपको बधाई देने नहीं आया वरन आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, क्या कहा था, कि डॉक्टर कर्वे का जीवन इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि दृढ़ धारणा वाला साधारण व्यक्ति भी सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में भी महान कार्य कर सकता है। अन्ना साहब उन इक्के दुक्के व्यक्तियों में से थे जो एक बार निश्चय कर लेने पर असाध्य कार्य को सिद्ध करने में लग जाते और उसे पूरा करके दिखा देते। भारत सदा से महान पुरुष रत्नों की खान रहा और डॉक्टर कर्वे उन समाज सुधारकों में से थे जिन्होंने किसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर उसे क्रियात्मक रूप दिया। हम प्रायः भाग्य को कोसा करते हैं और धन की कमी की शिकायत किया करते हैं, परंतु यह उस व्यक्ति की कहानी है जो गरीब घर में पैदा हुआ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर स्वयं की पढ़ाई की और इस अकेले व्यक्ति ने भारतीय महिला विद्यापीठ की स्थापना की। तो ये परिच्छेद था जो हमने पढ़ लिया। अभी प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या हो सकता है कि महर्षि कर्वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो बताइए कितने वर्षों तक जीवित रहे थे, तो 105 वर्षों तक, है ना। देखो इसका जो उत्तर है ये एक वाक्य में ही होना चाहिए। जैसे प्रश्न है महर्षि कर्वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो हम लिख सकते हैं महर्षि कर्वे 105 वर्षों तक जीवित रहे।
अगला प्रश्न हमने बनाया है कि महर्षि कर्वे के विषय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, क्या कहा था, यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से। अगला प्रश्न है कि सदा से भारत किनकी खान रहा है, तो किनकी खान रहा है, इसमें देखा था ना हमने महापुरुषों की। डॉक्टर कर्वे की गणना किन समाज सुधारकों में की जाती है, तो किन समाज सुधारकों में की जाती है, अभी अभी पढ़ा, आप लोग लिख सकते हो, मतलब इसका उत्तर लिखना नहीं है, ऐसे आपको प्रश्न तैयार करने हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर कर्वे ने किस विद्यापीठ की स्थापना की, तो किसकी स्थापना की, भारतीय महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पार्ट था, पार्ट 3, इसका प्रश्न और उत्तर हमने कंप्लीट कर लिया है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।